हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शीतल ठाकुर है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट इज चैप्टर नंबर 2 द ट्री एंड द फॉरेस्ट ऑफ दिस बुक विच इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिल्विकल्चर रिटन बाय एल एस खन्ना। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक for all the students of the forestry, as well as the students who wants to select forestry as their optional subject for UPSC, state public services, Indian forest services, state forest services, ACF, range forest examination and all. They all must have idea about this book because this book provides the basics of the forestry. Okay, so if you want to study forestry, then this book is very 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 must for all of you. So without wasting further time, let's start our lecture. And also I have prepared a lecture on the chapter number 1 of this book. Okay, so if you have not seen that video, I will provide the link in description box. You can check that video also. Okay, so let's not waste our time and start our lecture. So content for the today's video is going to be chapter number 2, that is the tree and the forest. And in today's video I will cover only the part 1, which is the tree. The forest I will cover in my next lecture. So in today's lecture we will be studying the classification of forest the classification of plants in the forests, then the classification of tree above ground as crown and stem, then the tree below ground as roots, then we will study the modification of roots in the forest tree as adventitious roots, mycorrhizae, lignotubers and root nodules. Then we will study the growth and development of the forest trees. Then we will study the reproduction in forest trees. Okay, so all these topics are basically botany topics, okay, which is related to the forests. So first of all, we have the plants. Okay, the plants in the forests can be classified as herb, shrub and tree. So you can see from the image, this is herb, this is herb, दिस इज श्रब एंड दिस इज ट्री. ओके, सो बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इनके. जो हर्ब होती है दैट इज लेस देन 1 मीटर, जो श्रब होती है दैट इज 1 to 6 मीटर, और ट्री होगा अबव 6 मीटर. जो हर्ब होगी उसका स्टेम होगा ग्रीन और टेंडर. ओके, और जो श्रब होती है उसका वुडी परसिस्टेंट स्टेम होता है, लेकिन उसमें एक बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसमें जो ब्रांचिंग होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस. ओके, इसके बेस पार्ट से ही ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाती है. और ट्री किस तरीके से डिफरेंट होता है फ्रॉम द श्रब, इसमें जो हमारा स्टेम है दैट इज़ वेल डिफाइंड. इसमें सिंगल स्टेम होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है. सिंगल वेल डिफाइंड स्टेम को हम क्या बोलते हैं, बोल. दिस पोर्शन इज बोल, जहाँ तक कि हमारे पास सिंगल स्टेम होगा. ओके, और इस क्लियर बोल से ऊपर वाले पार्ट को हम क्राउन बोलेंगे. सो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री एज अबव ग्राउंड एंड बिलो ग्राउंड. अबव ग्राउंड में आता है क्राउन एंड स्टेम, और बिलो ग्राउंड में आता है रूट्स. ओके, सो आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं, दिस इज अबव ग्राउंड एंड दिस इज बिलो ग्राउंड. दिस इज ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड में रूट्स आएंगी आपकी, और अबव ग्राउंड में क्राउन और स्टेम आएगा. सो लेट्स स्टडी ऑल दिस वन बाय वन. तो सबसे पहले हम क्राउन स्टडी करेंगे. तो क्राउन क्या होता है, क्राउन होता है द ब्रांची पार्ट अबव द बोल. ओके, बोल मैंने आपको बताया था, बोल होता है जो सिंगल स्टेम होता है. ओके, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है. ओके, जब जहां से ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी उससे ऊपर वाले पार्ट को हम क्राउन बोलेंगे. नेक्स्ट जो क्राउन होता है वो उसका शेप और साइज वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज. ओके, अलग स्पीशीज का अलग क्राउन साइज होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कॉनिफेरस ट्रीज होंगे उनकी जो क्राउन की शेप है दैट इज कॉनिकल, और जो ब्रॉड लीफ स्पीशीज होंगे जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, उनकी जो क्राउन की शेप होगी दैट इज फेरिकल. ओके, इस तरीके से शेप एंड साइज वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज इन द क्राउन. ओके, सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ ब्रांचिंग. ओके, अगर ब्रांचिंग हमारे ट्री में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो उसका जो क्राउन है दैट इज लार्जर एज कम्पेयर टू द स्पीशीज जिसमें ब्रांचिंग कम होगी. लेकिन जो ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी टिम्बर क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा डिग्रेडेड होगी. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव लीफ कलर, साइज एंड टेक्सचर. जो लीफ कलर, साइज एंड टेक्सचर होता है दैट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. अलग स्पीशीज का अलग लीफ कलर होगा, साइज होगा और टेक्सचर होगा. ओके, लीफ कलर जैसे कि कुछ स्पीशीज होती है उनमें अपर पार्ट ऑफ द लीफ इज डिफरेंट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द लीफ. फॉर एग्जाम्पल जैसे कर्कस आपकी बान ओक की स्पीशीज है. ओके, सो उसमें जो लीफ कलर होता है अपर पार्ट का ग्रीन होता है और बेस वाले पार्ट का वाइट होता है. इस तरीके से बहुत सारी ट्री स्पीशीज होती है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं. और साइज होता है, साइज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. जैसे कॉनिफेरस ट्रीज होंगे उनका लीफ शेप नीडल शेप की होती है, और जो ब्रॉड लीफ स्पीशीज होते हैं उनका लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. तो उस तरीके से क्राउन का साइज भी है वो अलग रहेगा स्पीशीज टू स्पीशीज. और जो टेक्सचर होता है, कुछ लीव्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, लेदरी टेक्सचर होता है उनका, और कुछ स्पीशीज की लीव्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रफ और कोर्स टेक्सचर की होती है. सो नेक्स्ट इज ऑटम टिंट. ऑटम टिंट क्या होता है, ऑटम टिंट लीफ कलर का ही एक फिनोमिना है. जब हमारे ट्रीज की लीफ शेडिंग होती है उस टाइम पे ट्रीज जो है अपना कलर चेंज करते हैं. करेक्टरिस्टिक कलर चेंज उनका आप देख सकते हैं, और आप दूर से ही वो ट्री स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज ऑटम टिंट. नेक्स्ट वी हैव लीफ शेडिंग. ऑन द बेसिस ऑफ लीफ क्लासिफाइड एज डेसिडियस ट्रीज एंड एवरग्रीन ट्रीज. डेसिडियस ट्रीज होंगे जो कि अपनी एक फिनोलॉजिकल साइकिल में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लीफलेस रहते हैं, और जो एवरग्रीन ट्रीज होंगे
वो हमें लीफलेस अपीयर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें लीफ शेडिंग नहीं होती है, उसमें भी लीफ शेडिंग होती है, लेकिन उसमें लीफ शेडिंग जब हमारी पुरानी लीव्स जो है दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू लीव्स। जैसे ये न्यू लीव्स आ गई और ये पुरानी लीव्स थी, तो जब न्यू लीव्स आ जाएंगी, ये पुरानी लीव्स उसके बाद ही शेड करेगी अपने आप को। इसलिए जो एवरग्रीन ट्रीज है वो हमेशा ग्रीन हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो ये सब जितने भी फैक्टर्स है, दीज फैक्टर्स डिटरमाइंस द क्राउन ऑफ द ट्री। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्टेम। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेम। स्टेम क्या होता है? स्टेम एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है ट्री की, जिसमें कि बर्ड्स और शूट्स निकलती है और ब्रांचेस डेवलप होती है। दूसरी हमारे पास एक टर्म होती है बोल, बोल या फिर ट्रंक। ओके, दैट इज सिनोनिमस टू स्टेम। और स्टेम और बोल में क्या फर्क होता है? स्टेम इज कंप्लीट पार्ट ऑफ, जो कि मतलब प्रिंसिपल एक्सिस होगी ट्री की, उसको हम स्टेम बोलेंगे। लेकिन जो बोल होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ ट्री विच इज फ्री फ्रॉम द ब्रांचेस, उसको हम बोल बोलते हैं। ओके, और जो स्टेम की लेंथ और शेप होती है दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। और विद इन स्पीशीज जिस तरीके की कंडीशन में ट्री ग्रो करेगा, उस तरीके की कंडीशंस उसकी शेप और लेंथ को डिटरमाइन करती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना वी हैव इज टेपरिंग। टेपरिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी विंड है। ओके, विंड विंड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ब्लो कर रही है और ये ट्री है। जब ये विंड ट्री से टकराएगी देन स्ट्रॉन्ग प्रेशर विल बी क्रिएटेड एट द टिप ऑफ द ट्री। ओके, टू बैलेंस दिस प्रेशर, जो ट्री है दैट विल चेंज इट्स शेप। ओके, और जो है ट्री का डायमीटर फ्रॉम बेस से लेके टॉप तक डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज इन द डायमीटर फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द ट्री इज नोन एज टेपरिंग। And tapering decreases the quality of the stem. इसलिए फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल बोल इज अ डिजायरेबल क्वालिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा बोल जो है सिलिंड्रिकल होगा और लंबा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। ओके, सो जब प्लांट हमारा अपनी अर्लियर स्टेजेस में होता है, उस टाइम उसकी स्टेम पे बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, उसकी जो ये ब्रांचेस है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लीन बोल। ओके, लेकिन जब हमारे पास कई बार सिचुएशंस एडवर्स होती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही है प्लांट को, या फिर फायर कंडीशंस है, या फिर सप्रेशन हो रही है, या फिर ड्रॉट कंडीशंस है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लांट का बोल होता है उसमें डोमेंट बर्ड्स होती है, उससे ब्रांचेस अराइव होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब जो ये डोमेंट बर्ड से ब्रांचेस डेवलप होती है, इनको हम एपिकॉर्मिक ब्रांचेस बोलते हैं। ओके, जब ये एपिकॉर्मिक ब्रांचेस हमारे ट्री पे आती है, तो दे फॉर्म स्टैगर्ड हेड ट्री। स्टैगर्ड हेड ट्री क्या होगा? जैसे ये मान लो हमारा ये ट्री है, इसकी जो ब्रांचेस है, ये ऊपर वाले पार्ट में, जैसे टॉप पार्ट में ब्रांचेस है वो डेड है। ओके, दीज आर डेड ब्रांचेस। और नीचे वाले पार्ट में ग्रीन ग्रीन ब्रांचेस हमारी प्रेजेंट है। सो द प्रेजेंस ऑफ दीज डेड ब्रांचेस एट द टॉप ऑफ द ट्री फॉर्म्स द स्टैगर्ड हेड ट्री। नेक्स्ट वी हैव फॉर्किंग। फॉर्किंग आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। फॉर्किंग क्या होता है? जब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्टेम मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टू या फिर मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको फॉर्किंग बोलते हैं। ये टिम्बर प्रोडक्शन पर्पस के लिए एक डिजायरेबल क्वालिटी नहीं है, क्योंकि इससे टिम्बर डिग्रेड होती है और बहुत ज़्यादा टिम्बर का वेस्टेज भी होता है। Okay, so next is buttresses. As you can see in this image, these structures are known as buttresses. Buttresses form कब होती है? जैसे मान लो for example this is a soil surface, okay? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा rocks present है, जिसकी वजह से roots जो है soil के अंदर properly penetrate नहीं कर पा रही है, और उसकी वजह से ये इस टाइप का structures form करती है, जिसको buttresses बोलते हैं। This is also not a desirable quality from the timber point of view, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। ओके, इसमें टिम्बर बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। मोर ओवर द क्वालिटी ऑफ टिम्बर ऑल्सो डिग्रेड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बट्रेसेस। Some common examples of the tree species in which buttresses occur is the Acrocarpus fraxinifolis, Bombyxebia, or Pterocarpus delbergioides, Terminalia, Myriocapa are some examples. ओके, यहाँ तक हमने ट्री अबव ग्राउंड पढ़ लिया है। नाउ वी विल स्टडी द रूट्स विच इज ट्री बिलो ग्राउंड। ओके, सो रूट्स क्या होता है? रूट्स डेवलप इनसाइड द सॉइल एंड अवे फ्रॉम द लाइट। ओके, फंक्शन क्या होता है रूट का ट्री में? ये करता है, सपोर्ट करता है ट्री को फर्मली टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड, और क्या करता है? मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी एब्जॉर्ब करता है और उनको ट्रीज को प्रोवाइड करता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स। ओके, जो हमारी रूट्स होती है वो, जैसे मान लो ये रूट है, तो रूट का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसको बोलेंगे हम टैप रूट, और जब इस रूट की ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और जो ब्रांचेस से रूट अराइज होगी उसको बोलते हैं लेटरल रूट्स। ओके, जनरली सॉइल को ग्रो करने के लिए वेल एरेटेड सॉइल होनी चाहिए। वेल एरेटेड सॉइल मींस मतलब सॉइल में एनारोबिक कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। सॉइल में एनारोबिक कंडीशंस कब होती है? जब हमारे सॉइल में वाटर लेवल राइज हो जाता है और सॉइल को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ओके, इस कंडीशन में जो साल सीडलिंग्स है वो मर जाती है। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी सीडलिंग्स वाटर लॉगिंग में डेड हो जाए। कुछ कुछ ट्री स्पीशीज होते हैं, जैसे कि टर्मिनेलिया स्पीशीज होती है, यूकेलिप्टस होती हैं। ओके, वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशंस के लिए, एनारोबिक कंडीशंस के लिए।
So next is on the basis of depth of the root system, trees are classified as. Okay, so this is the classification of trees based on the depth of the root system. They can be classified as shallow rooted trees and deep rooted trees. शैलो रूटेड ट्रीज कौन से ट्रीज होंगे? शैलो रूटेड ट्रीज ऐसे ट्रीज होंगे जैसे ये सॉइल सरफेस है जिसमें कि उनकी रूट्स जो है प्रॉपर्ली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, उसको बोलते हैं शैलो रूटेड ट्रीज। और ऐसे ट्रीज दे आर इजी टू विंड थ्रो। विंड थ्रो क्या होता है? जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी तो उस टाइम पे ये ड्यू टू हाई विंड प्रेशर ये ट्रीज उखड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं विंड थ्रो। वाइल जो डीप रूटेड ट्रीज होंगे उनमें प्रॉपर रूट प्रॉपरली पेनिट्रेट होंगी सॉइल के अंदर, और दे आर स्ट्रॉन्ग और विंड उनको ईजिली थ्रो नहीं कर पाएगी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? विंड फॉर्म। Next is the modification of roots in the forest trees. Okay, so the roots of the forest trees can be modified into adventitious roots, mycorrhiza, lignotubers, and root nodules. We will study all about these modification of roots in detail one by one. So first of all, we have adventitious roots. ओके, सो जब सीड जर्मिनेशन होती है तो दो पार्ट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज प्लिम्यूल एंड रेडिकल। ओके, जो प्लिम्यूल होता है दैट गिव राइज टू शूट, एंड जो रेडिकल होता है दैट गिव राइज टू रूट्स। इसलिए जब हमारी रूट्स है दे डेवलप फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे कि राइजोम्स होते हैं, राइजोम्स क्या होते हैं? राइजोम्स आर द अंडरग्राउंड स्टेम जो कि बैम्बूज में प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप की रूट्स को हम राइजोम्स बोलते हैं, तो वो भी एक टाइप से एडवेंटिशियस रूट्स हो जाती है। सो टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स आर, सबसे पहले होती है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या होती है? बरगद का पेड़ होता है जिसको हम फाइकस बेंगालेंसिस बोलते हैं। ओके, फाइकस बेंगालेंसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बरगद। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा स्टेम है, स्टेम से रूट्स ओरिजिनेट होंगी। ओके, और ये तब तक नीचे नीचे ग्रो होती रहेगी जब तक ग्राउंड लेवल पे रीच नहीं हो जाती है। जब ये ग्राउंड लेवल पे रीच हो जाएगी उसके बाद ये रूट्स जो है सॉइल सरफेस में पेनिट्रेट कर जाती है। ओके, दीज आर द रूट्स मॉडिफाइड बेसिकली टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द हैवी ब्रांचेस, इसलिए इनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स, हियर इज द डायग्राम ऑफ स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स ऐसी रूट्स होती है जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेम, जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द ट्रीज। ये बेसिकली मैंग्रोव्स के राइजोफोरा स्पीशीज में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स आप देख सकते हैं, न्यूमेटोफोर्स अकर्स बेसिकली अंडर द एनारोबिक कंडीशंस। ओके, जहाँ पे सॉइल में एयर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कोस्टल एरियाज में जो ट्रीज होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, दिस इज बेसिकली फॉर द रेस्पिरेशन पर्पज। ये मॉडिफाई करती है अपने आप को इनटू द स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ये स्पाइक्स है, स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन है, दे आर न्यूमेटोफोर्स, एंड इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स टू ऑब्टेन ऑक्सीजन। ओके, सो एग्जांपल्स आर द हेरिटेरिया, बर्ग्यूरिया। ओके, दे आर ऑल्सो द कोस्टल एरिया प्लांट्स। सो नेक्स्ट वी हैव माइक्रोराइजा। ओके, सो माइकोराइजा क्या होता है? जब हमारी ट्रीज की रूट्स होती है दे एसोसिएट विद द फंगस, फंगस दैट टू नॉन पैथोजेनिक। ओके, ये एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं करेगी प्लांट की रूट में। ओके, तो रूट इन एसोसिएशन विद फंगस फॉर्म्स अ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड द माइकोराइजा। ओके, सो जो हमारा माइकोराइजा होता है ये ना तो रूट होती है ना ही फंगस होती है, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा जब फंगस की जो जब फंगस हमारी ट्री की रूट्स के साथ बाइंड कर जाता है तो उसके बाद वो रूट का जो स्प्रेड है वो बढ़ा देता है। ओके, तो ये इससे हेल्प क्या होती है ट्री के लिए कि ये दूर दूर वाले एरिया से भी अपनी मॉइस्चर रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है, जो कि ये नॉर्मली नहीं कर पाता। जहाँ तक नॉर्मली प्लांट की रूट्स नहीं पहुँच पाती वहाँ तक जो है हमारी माइकोराइजल एसोसिएशन के साथ ये रूट्स पहुँच पाएगी। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ माइकोराइजे। एंड नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ माइकोराइजे। माइकोराइजे दो टाइप की होती है, एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजे, एंडोट्रॉपिक माइकोराइजे। सो आप इमेज में देख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द इमेज। सो आप इधर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, दिस इज एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजे। एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजे में क्या होता है? इट फॉर्म्स द मेंटल आउटसाइड द रूटलेट। ओके, रूटलेट के बाहर ये एक क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा जिसको हम मेंटल बोलते हैं, एंड इट पेनिट्रेट्स इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द सेल। ओके, इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव ये दो सेल्स हैं। ओके, इसके बीच की जो स्पेस होगी उसको हम इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं। ओके, जो एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेल्युलर स्पेसिस को ही पेनिट्रेट करता है, वाइल जो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा होता है एक तो उसमें इंडिविजुअल हाइफे होते हैं। ओके, ये कोई मेंटल फॉर्म नहीं करता है, और साथ में ये जो हमारी रूट की सेल्स है उसके थ्रू पेनिट्रेट करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टोट्रॉपिक एंड एंडोट्रॉपिक माइकोराइजे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्टो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजे। एक्टो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजे इस टाइप के माइकोराइजे होंगे जिसमें कि एक्टोट्रॉपिक एज वेल एज एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। मतलब दे विल फॉर्म द मेंटल आउटसाइड द रूटलेट एज वेल एज दे विल पेनिट्रेट थ्रू थ्रू द सेल्स। ओके, सो इसमें दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे।
Okay, so here is the example of some tree species in which mycorrhizae occurs, and they are the Pinus, Pichia, Abies, Cedrus, Cupressus, Texas, Populus, Araucaria, Salix, Podocarpus, Eucalyptus. ओके, सो मोस्टली जो कॉनिफेरस ट्री स्पीशीज होती है हमारी, उनमें जो है माइकोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोराइजा इन फॉरेस्ट्री। ओके, सो सबसे पहले क्या करेगा कि ये रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्री है उसको हेल्प मिलती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा क्या करता है कि ये फॉस्फोरस, कॉपर और अदर मिनरल एलिमेंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, जहां तक हमारी नॉन माइक्रोराइजल रूट्स नहीं पहुंच पाती है, उस लेवल तक जाके ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, उनको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज द इट फिक्सेस द नाइट्रोजन फ्रॉम रॉ ह्यूमस, दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉरेस्ट्री। ओके, सो जब हम एग्जॉटिक्स को इंपोर्ट करते हैं या फिर ग्रो करते हैं कोई नई कंडीशन में, उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट में है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रोराइजा का। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज में ये स्टडी भी हुआ है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोराइजा वहाँ पे प्लांटेशंस जो है हमारी फेल हो गई है। सो नाउ वी विल स्टडी द मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा को हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो माइक्रोराइजा को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ नेचुरल फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे हमारे पास ट्री स्पीशीज ग्रो हो रही है, जिनमें की माइक्रोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट है। ओके, सो हम यहाँ से सॉइल कलेक्ट करेंगे, उसको पॉलीथीन बैग में कलेक्ट करेंगे और उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने नर्सरी बेड में, जहाँ पे हमको ट्री स्पीशीज ग्रो करनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इंटरप्लांटिंग करेंगे माइक्रोराइजा का सीड के साथ। ओके, इस तरीके से हम सक्सेसफुली माइक्रोराइजा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी डिजायरेबल फील्ड में। Okay, so next we have lignotubers. Lignotuber is a very important structure. It basically forms in the eucalyptus tree. Okay, so ये क्या होती है, अंडरग्राउंड स्वेलिंग होती है। ये इट फॉर्म्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी बर्ड्स। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिग्नोट्यूबर्स का स्ट्रक्चर है। ओके, सो जब हमारा ट्री एडवर्स कंडीशन में होता है, या फिर उसमें कोई इंजरी हो गई है, या फिर कट डाउन हो गया या बर्नट हो गया है, उस कंडीशन में लिग्नोट्यूबर्स हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, और साथ ही साथ ये रीजनरेट भी करता है ट्रीज को जब हमारी सिचुएशंस एडवर्स होंगी। So next we have root nodules. Root nodule is very important association of bacteria with the roots of the tree. और इसमें क्या करते हैं, ये small structures form करते हैं जिसको हम nodules बोलते हैं. Okay, so bacteria responsible for the nodule formation is rhizobium. Okay, so here from the image you can see, and these structures are the root nodules which are formed due to the invasion of bacteria which is rhizobium. So here is the process of nodule formation. सबसे पहले क्या करेगा, जो बैक्टीरिया होगा वो एंटर होगा रूट हेयर्स के थ्रू। ओके, उसके बाद क्या करेगा, वो वहाँ पे सेल में डिवीजन करेगा, कॉर्टेक्स सेल्स में डिवीजन करेगा और नोड्यूल्स फॉर्म करेगा। नोड्यूल्स फॉर्म करने के बाद इट विल हेल्प द प्लांट टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द नाइट्रेट्स। ओके, और और इन रिटर्न जो प्लांट है इट विल प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट्स टू द बैक्टीरिया। सो देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस बोलते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप होती है, जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स दे आर म्यूचुअली बेनिफिट बाय ईच अदर। ओके, सो जैसे इसमें हमारे बैक्टीरियाज को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और ट्रीज को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिल रही है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ सम ट्री स्पीशीज जिसमें नोड्यूल फॉर्मेशन अकर करती है। सो मोस्टली नोड्यूल फॉर्मेशन अकर करती है लेग्यूमिनेसी फैमिली में। लेग्यूमिनेसी एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें कि रूट नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। सो सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्रीज इन द लेग्यूमिनेसी फैमिली आर द डेल्बर्जिया, बहुनिया, अकेशिया, अल्बीजिया, एरिथ्रीना, क्रोटोलेरिया है, इंडिगोफेरा है, ल्यूसीना है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्री स्पीशीज which forms root nodules. ओके, सो नेक्स्ट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ट्रीज। ओके, फॉरेस्ट ट्रीज में किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज बेसिकली द इंक्रीज इन साइज, और जो डेवलपमेंट होती है दैट इज बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स। ओके, न्यू ऑर्गन्स जब फॉर्म होंगे तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। सो हमारे पास ट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज है सीलिंग स्टेज। सीलिंग स्टेज होती है जर्मिनेशन से लेके जब तक ट्री 1 मीटर तक की हाइट अटेन नहीं कर लेता है, उसको हम सीलिंग स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट आती है सैपलिंग स्टेज। सैपलिंग स्टेज होती है जब ट्री की हाइट 1 से लेके 3 मीटर तक की होती है, और साथ के साथ उसकी लोअर ब्रांचेस फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज पोल स्टेज। पोल स्टेज होती है जब एक प्लांट की लोअर ब्रांचेस फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, तब से लेके जब तक कि उसकी क्राउन एक्सपेंशन मार्क नहीं हो जाती है। ओके, और जब ट्री स्टेज होती है, इसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, और ट्री जो है वो हमारा स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। सो चेंजेस अकर ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्री आर morphological changes,
एंड एनाटॉमिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए जो आउटर या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें दिखेगी, जो दैट इज विजिबल फ्रॉम द आईज, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और एनाटॉमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होंगे जो कि इनसाइड द ट्री होंगे, ओके, सेलुलर लेवल में, जैसे सेल शेप में, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, दैट इज एनाटॉमिकल चेंजेस। सो अंडर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वी हैव फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है, जो भी हम मॉर्फोलॉजिकल आउटसाइड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको जब स्टडी करते हैं तो उसको हम फिनोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि लीफ शेडिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सब चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे तो उसको फिनोलॉजी बोलेंगे। और जो एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं वो होते हैं जब जहाँ पे हमारी ट्रीज की सेल्स ग्रो करती है उनको बोलते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। ओके, ग्रोइंग पॉइंट्स में मेनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब हमारे शूट्स और रूट्स के टिप्स में प्रेजेंट होंगी तो उसको एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। और जो लेटरल मेरिस्टम होगा उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो लेटरली प्रेजेंट होती है इन द कैम्बियम। ओके, तो जो हमारी एपिकल मेरिस्टम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ द ट्री, और जो हमारी लेटरल मेरिस्टम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायमीटर इंक्रीमेंट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट वी हैव हाइट ग्रोथ। ओके, हाइट ग्रोथ जो है वो वेरी करती है एज के साथ और स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। लेकिन अगर हमारे पास सेम स्पीशीज है उसमें ग्रोथ में चेंजेस हो रही है तो दैट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन इन विच इट ग्रोज। ओके, किस तरीके की साइट पे ग्रो कर रही है। सो नेक्स्ट इज डायमीटर ग्रोथ। डायमीटर ग्रोथ जो है फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बिकॉज इट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम ऑफ द वुड। ओके, सो दीज आर सब फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायमीटर ग्रोथ ऑफ द ट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द साइज ऑफ ट्री। जितना ज़्यादा साइज होगा ट्री का उतनी ज़्यादा डायमीटर ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। जैसे वार्मर लोकेलिटीज होगी हमारी, वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ वजह से जो डायमीटर है वो भी ज़्यादा होगा जहाँ पे वार्मर कंडीशन होगी एज कंडीशंस। नेक्स्ट इज सॉइल। जितनी अच्छी हमारे पास सॉइल में मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उतनी अच्छी ट्री की ग्रोथ होगी, विच विल रिजल्ट इन द growth in diameter of the tree. नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड। जब ट्री सीड प्रोड्यूस करेगा उस टाइम ट्री की जितनी भी एनर्जी है वो सब सीड फॉर्मेशन में यूज हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ओके, जब हमारा ट्री सीड प्रोड्यूस करेगा उस टाइम हमारे ट्री की जितनी भी एनर्जी है वो सीड प्रोडक्शन में यूज़ होती है। ओके, सो जब ट्री अपनी एनर्जी सीड प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट करेगा तो हमारा डायमीटर जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज इंजुरीज। ओके, अगर ट्री में इंजुरी होगी दैट विल एडवर्सली इफेक्ट द डायमीटर ग्रोथ। देन वी हैव डेंसिटी। ओके, डेंसिटी लीड्स टू द कॉम्पिटिशन फैक्टर, एज अ रिजल्ट द डायमीटर ऑफ द ट्री विल बी हैम्पर्ड। सो नेक्स्ट वी हैव द ग्रोथ इन वॉल्यूम। ओके, सो जो वॉल्यूम होती है ट्री की दैट इज फंक्शन ऑफ द हाइट, डायमीटर एंड द फॉर्म। ओके, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है जो ट्री में टेपरिंग होती है, दैट इज द फॉर्म ऑफ द ट्री। ओके, सो हाइट और डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द ट्री। जितनी ज़्यादा ट्री की हाइट होगी और जितना ज़्यादा ट्री का डायमीटर होगा उतनी ही ज़्यादा ट्री का वॉल्यूम भी होगा। वाइल द फॉर्म इज इनवर्सली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ट्री। ओके, जितनी ज़्यादा टेपरिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास वॉल्यूम है वो कम होगी। सो नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इन क्वालिटी। ओके, सो क्वालिटी एक ग्रेट कंसर्न रहता है फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हमारे पास ट्री की क्वालिटी ही नहीं है तो फिर वॉल्यूम और हाइट प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है। ओके, दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द ट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द साइज। अगर ट्री का हमारा साइज अच्छा होगा, प्रॉपर होगा, तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी। स्ट्रेटनेस, स्ट्रेटनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ट्री। ओके, जितनी ज़्यादा स्ट्रेट हमारा ट्री होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का उसका हमारे पास टिम्बर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज द फाइबर्स, नॉट्स, टेपर, इंसेक्ट्स एंड फंगस अटैक एंड फायर। ओके, जो फाइबर्स होंगे, फाइबर अफेक्ट्स द स्ट्रेटनेस ऑफ द ट्री। अगर फाइबर्स हमारे पास स्ट्रेट होंगे दैट विल प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी टिम्बर। नेक्स्ट इज नॉट। नॉट आर द डेड सेल्स इन फाउंड इन द ट्रीज। जितने ज़्यादा नॉट्स प्रेजेंट होंगे उतनी कम ट्री की क्वालिटी होगी। नेक्स्ट इज टेपर। टेपरिंग इनवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द ट्री। फंगस अटैक। जितना ज़्यादा हमारे पास ट्रीज में फंगस और इंसेक्ट अटैक होंगे दैट विल ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट इज फायर। फायर विल ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द टिम्बर। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टूडेज वीडियो इज रिप्रोडक्शन। ओके, सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब हमारा ट्री ओल्ड एज अटेन कर लेता है, मेच्योरिटी अटेन कर लेता है, उसके बाद जो है ट्री की डेथ हो जाती है। ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी जो ट्री है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, यू कैन गो थ्रू दिस डेफिनेशन। सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर सेक्सुअल यूनिट्स, जिसको कि हम गैमिट्स बोलते हैं। ओके, सो फ्लावरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। ओके, फ्लावरिंग में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर के अंदर। ओके, दैट्स व्हाई फ्लावरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, द
प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोशियस, डायोशियस एंड पॉलीगैमस। मोनोशियस कौन से प्लांट्स होंगे जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट सेम ट्री में प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारा पाइनस होता है, एबीज होता है। ओके, इनमें क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम ट्रीज में लोकेट होंगे। नेक्स्ट इज डायोशियस। डायोशियस होंगे जिसमें मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट ट्री में लोकेट होते हैं, जैसे कि सेलेक्स हो गया, मेलोटस हो गया, टेक्सस हो गया, डायस्पायरस हो गया, सिट्रस देवतारा हो गया, पिस्टिशिया हो गया। नेक्स्ट इज पॉलीगैमस। पॉलीगैमस होगा जिसमें ये दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे स्प्रकुलिया, रस वगैरह इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट फिनोमिना इज पॉलिनेशन। जब हमारे फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है मेल प्लांट को, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचने के लिए मीडियम चाहिए होता है। सो पॉलिनेशन प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथर from male reproductive part to the female reproductive part. So these mediums can be by wind, by birds, by insects. जब पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगी उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं, जब बर्ड्स के थ्रू होगी उसको जूफिली बोलते हैं, और जब इंसेक्ट्स के थ्रू होगी उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। ओके, ओके, सो हमारा क्या अब हमारी फ्लारिंग हो गई है, पॉलिनेशन हो गई है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अब फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक हमारा सीड राइप हो रहा है, ओके, इसके बीच का ड्यूरेशन होता है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिंथस एक्सेल्सा है, शोरिया रोबस्टा है, टेक्टोना ग्रैंडिस है, इन सब में इंटरवल रहता है 3 महीने का सीड राइपनिंग का। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्कस इनकाना है, कर्कस डिलाटाटा है, पाइनस वॉलिचियाना है, पाइनस रॉक्सबर्गाई है, इनमें कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है सीड राइपनिंग के लिए। ओके, यू कैन गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट वी हैव सीड। जो अल्टीमेट हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज सीड, क्योंकि सीड के थ्रू हम आगे फर्दर न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारी ओवरी होती है दैट ग्रोज इनटू द फ्रूट्स, और जो हमारा ओव्यूल होता है दैट ग्रोज इनटू द सीड। ओके, जब हमारा सीड्स जो है, सीड्स दे आर कवर्ड बाय द फ्रूट्स। ओके, फ्रूट से सीड कवर होगा तो उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। वाइल जब हमारे सीड्स नेकेड होंगे उसमें फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ओके, नाउ लास्ट वी हैव द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, जब हम एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, न्यू प्लांट इज क्रिएटेड बाय सम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट से ही होगा, जैसे कि रूट होगी या फिर शूट होगी, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया। ओके, वेजिटेटिव पार्ट से हम न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Okay, so some common vegetative reproduction method used in the forestry are uh, they are the coppicing, root suckers, cuttings of the branch, stem, root, shoot and the grafting. ओके, ये सब टेक्निक्स जो हैं हम फॉरेस्ट्री में यूज़ करते हैं, और इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। That's it for today. Thank you so much for watching my video. Hope this video was helpful for you. If this is helpful for you, please share this video with your friends also, and stay tuned for the upcoming part of this chapter number 2 का पार्ट नंबर 2 हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज द फॉरेस्ट। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।